हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन वर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू टैलेंट पर। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट व अदर स्टेट के टेट में आने वाले बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को। इसमें कुल ऑब्जेक्टिव टाइप के 30 प्रश्न हैं। आइए देखते हैं एक एक प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएँ सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। इसमें कह रहा है सार्थक अधिगम, तो विकल्प को देखते हैं। पहला दिया है शारीरिक दंड, तो बच्चों को हम शारीरिक दंड बिल्कुल भी नहीं दे सकते। दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, हाँ, अधिगम के लिए हम सहयोगात्मक या उनका सहयोग कर सकते हैं, ये सही है विकल्प। तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, हाँ, मूल्यांकन करेंगे लेकिन सतत एवं समग्र करेंगे, ये भी सही है। परंतु चौथा विकल्प दिया हुआ है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, हम तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं कर सकते, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। इसमें दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प सही है, यानी कि सी वाला, सी में दूसरा तीसरा दोनों दिया हुआ है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, दूसरे वाले को देखते हैं। लिखा हुआ है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। परिचर्चा, इससे हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि बच्चों के साथ में परिचर्चा किया जाएगा, यानी कि डिस्कस किया जाएगा। जब उनसे हम परिचर्चा करेंगे तो उनके अवधारणाओं को हम समझ सकेंगे, तो ये विकल्प तो अभी सही दिख रहा है। बी देखते हैं, एक व्याख्यान देकर, व्याख्यान से उनकी हम अवधारणाओं को नहीं समझ सकते बल्कि उनको हम कुछ समझा सकते हैं। सी नंबर है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, इसके माध्यम से भी हम नहीं कर सकते। बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, ये भी उचित नहीं है। परंतु जो परिचर्चा का अवसर उपलब्ध करके है, ये एकदम उचित है और ये एकदम सही है। इसी तरह से तीसरे वाले को देखते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। इसमें विकल्प है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। क्वेश्चन को एक बार फिर देखेंगे। इसमें दिया है प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, तो बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये बच्चों को प्रोत्साहित करना एकदम सही हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे विकल्प को देखेंगे, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। हम भौतिक पुरस्कार अगर देंगे तो बच्चे का मनोबल भी बढ़ेगा और बाद में कम भी हो सकता है। सी वाला है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, ये भी सही नहीं होगा। डी है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, ये तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। बच्चों को अस्वीकार या दंडित हम बिल्कुल कर ही नहीं सकते। तो देखा जाए तो एकदम सटीक जो विकल्प हमारा है वो ये वाला है, पहला विकल्प। चौथे वाले को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण, दोस्तों इसमें पता होना चाहिए कि जो पहला होता है वो परिवार होता है और दूसरा एजेंसी हमारा होता है विद्यालय। तो पहले में परिवार और दूसरे में विद्यालय होना चाहिए, परंतु इसमें देखा जाए तो पहले में दिया हुआ है मीडिया एवं पास पड़ोस, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी हमारा विद्यालय होता है, दूसरे वाले में आता है। बी नंबर में दिया हुआ है परिवार एवं पास पड़ोस, ये भी नहीं होगा क्योंकि परिवार शामिल है, परिवार तो पहले में होता है। सी नंबर परिवार एवं मीडिया, ये भी नहीं होगा क्योंकि परिवार हमारा प्रथम सामाजिकरण एजेंसी है। तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि विद्यालय हमारा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का एक उदाहरण है। पांचवें को देखेंगे, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है। तो तीव्र गति से वृद्धि एवं विकास घटित होना ये पाया जाता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। बच्चे जब शैशवावस्था में होते हैं तो उनमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि एक वर्ष में शिशु के वजन में तिगुनी वृद्धि होती है और शैशवावस्था शारीरिक विकास के लिए बहुत ही उपयुक्त और लाभदायक है। ये जो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था है, इस उम्र में बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, भाषा विकास होता है,
प्रत्यक्षात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास होता है, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास तथा संवेगिक विकास होता है, ये बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसलिए इसके लिए जो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था है ये एकदम उचित है। छठे में है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत, इसमें एक एक विकल्प को देखेंगे। पहले में है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। इसके बारे में अभी हम बाद में सोचेंगे, पहले देखते हैं दूसरे वाले विकल्प को। विकास जीवन प्रयत्न होता है। विकास तो जीवन प्रयत्न होता ही है, ये हमेशा चलता रहता है। विकास परिवर्त है, ये भी सही है। डी नंबर है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये सही बात है, ये भी प्रभावित होता है। परंतु इसमें दिया हुआ है विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो अगर पहले विकल्प को देखा जाए तो ये विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि इसमें दिया है कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है, सांस्कृतिक संदर्भ इसको प्रभावित कर सकते हैं। सातवां है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, विकल्प को देखेंगे एक एक करके। आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, जी बिल्कुल सही है, क्योंकि वैयक्तिक विभिन्नताओं का जो प्राथमिक कारण है वो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया होता है। बी नंबर है, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत, ये बिल्कुल भी नहीं है। जन्मजात विशेषता, ये भी नहीं है। पर्यावरणीय प्रभाव, ये भी नहीं है। यानी कि हमारा जो सही हो जाएगा वो पहला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि जो वैयक्तिक विभिन्नताओं का मुख्य कारण है इसको दिया है मैकडूगल, पियर्सन, गाल्टन आदि जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने ही दिया है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं का मुख्य कारण होता है। परंतु इसमें एक कंडीशन और भी है कि वंशानुक्रम का जो प्रभाव है वो व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन यह कहना ये भी उचित नहीं है कि केवल वंशानुक्रम ही वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो एक ही माता पिता की संतानों में विभिन्नता ना होती। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रमुख कारण वंशानुक्रम का प्रभाव, पर्यावरण का प्रभाव, जाति व देश का प्रभाव, आर्थिक स्थिति व शिक्षा का प्रभाव, लिंग संबंधी प्रभाव, ये सभी प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए जो हमारा पहला विकल्प है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है, ये वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 8वें वाले को। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो इसमें देखा जाए तो बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर की भूमिका जो भाव होता है, लिंग भेदभाव जिसे कहते हैं बच्चों में, वो कम करने के लिए कौन सा प्रभावशाली है। तो एक एक विकल्प को देखेंगे। पहला विकल्प है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। अगर हम जेंडर के अनुसार बच्चों को अलग अलग बैठाएंगे, यानी लड़के और लड़कियों को अलग अलग बैठाएंगे, तो ये बिल्कुल भी जेंडर पक्षपात कम नहीं होगा और बढ़ जाएगा, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। बी नंबर है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। हाँ, इसके बारे में हमें परिचर्चा करना चाहिए, ये एकदम सही है। सी नंबर है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। बिल्कुल नहीं, इसके भूमिकाओं को महत्व नहीं दे सकते। डी नंबर है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। इसको हम अलग खेल समूह बिल्कुल नहीं बना सकते, ये तो और बढ़ावा देना होगा ना कि कम करना। तो बी नंबर हमारा सही है एकदम। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो इसको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो लिव वाइगोत्स्की हैं इन्होंने इसका नियम दिया था सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। ये भी कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी आ गया सामाजिक एवं सांस्कृतिक का सिद्धांत, तो किसने दिया? इसको दिया है लिव वाइगोत्स्की ने। जो मनोवैज्ञानिक हैं लिव वाइगोत्स्की ने, इन्होंने ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को के प्रभाव को महत्व दिया है। 10वें को देखेंगे, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है।
भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो इसके लिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है ये सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होता है। इस अवधि में बच्चे भाषा का अर्जन एवं विकास बहुत तीव्र गति से करते हैं और ये होता है 4 वर्ष की आयु में। जो 4 वर्ष की आयु होता है उसमें बच्चे अपना वाक्य पूर्ण कर लेते हैं और 6 वर्ष की आयु पर संयुक्त रूप से या प्रश्नवाचक रूप से अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। मतलब उनके दिमाग में ये आ जाता है कि कौन सा वस्तु क्या है, इस पर प्रश्न उठाना शुरू कर देते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक व्यवस्था है? तो इसमें जो सी नंबर है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, यही है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। इसका कुछ नियम भी है। जो ये अवस्था है, विकास की जो अवस्था है, इसका नियम है कि इस अवस्था में बच्चे या किशोर उन वैयक्तिक आधार तथा नियमों का आदर करते हैं जो प्रजातांत्रिक रूप से मान्य होते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चे यह विश्वास करते हैं कि समाज का उत्तम कल्याण तब होता है जब उसके सदस्य समाज के नियमों का आदरपूर्वक पालन करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा जो प्रस्तावित नैतिक विकास की व्यवस्था है, नैतिक विकास, ये क्या है? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है, क्योंकि इसको ये जो प्राप्त होता है वो समाज के द्वारा ही प्राप्त होता है। 12वां नंबर, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये तो सीधा सीधा समझ सकते हैं कि लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देना, यानी कि जेंडर को अलग कर देना, मतलब कि देखा जाए तो एक पक्षपात करना। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा जेंडर पक्षपात। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो इसमें पियाजे की संरचना स्कीमा है। स्कीमा वो चीज़ होता है जिससे किसी चीज़ को सोचकर उसकी छवि बना लेना, यानी कि बच्चे किसी भी चीज़ को सोचे और उसको अपने दिमाग में बैठा ले, यानी कि उसका जो चित्र है वो अपने दिमाग में बना लें। यही है संज्ञानात्मक विकास, और जिसको दिया है जीन पियाजे ने। 14 है, जिगसा की पहेली करते समय 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहलाती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इसमें जो 5 साल की नज़्मा है वो अपने आप से बात करती है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। मतलब जो इसमें वाक्य दिया है इसको वाइगोत्स्की ने किस प्रकार की वार्ता कहा है। तो इसमें हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता। व्यक्तिगत का मतलब स्वयं से बात करना, पर्सनली बात करना, इसी को कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। 15 नंबर है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसमें जो उदाहरण होगा वो पाठ का होगा, यानी ढांचा। जो ढांचा है इसका एक उदाहरण है कि बच्चों को संकेत दे करके और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग भी प्रदान करना ढांचा कहलाता है। 16 नंबर है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो इसमें है संरक्षण या कच्चा समावेशन। जो सी विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दिया हुआ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है और इस अवस्था में बच्चा यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार तथा अंक आदि स्थिर रहते हैं और इस अवस्था में बच्चों में अहंग केंद्रिता, व्याख्या या स्पष्टीकरण, संरक्षण व पर्यवेक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो कल्पना करना शुरू कर देते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि बच्चे कल्पना करना शुरू कर देते हैं। और ये किसको विशेषित करता है? संरक्षण यानी कच्चा समावेशन को। 17 है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसमें विकल्प में दिया हुआ है
रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। जी ऐसा नहीं करेंगे। बी नंबर है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। ये भी नहीं करेंगे क्योंकि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य दिया हुआ बच्चों को आंकना कि बच्चे किस प्रकार के हैं, इसको आंकने के लिए हम ये सब नहीं करेंगे। सी नंबर है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ये बिल्कुल सही है। हमें बच्चों की अस्पष्टता और उनकी भ्रांतियों को समझना है कि बच्चा कहाँ कंफ्यूज हो रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है। अगर इसको हम समझ लेंगे तो समझ जाएंगे कि आकलन इनका हो चुका है। तो ये सी विकल्प बिल्कुल सही है। डी को पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। 18 नंबर है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। अब देखेंगे बुद्धि के बारे में कौन सा सही विकल्प है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विकल्प पहला है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। हाँ, जटिल योग्यताओं का समूह बिल्कुल है ये, और आयामी भी है ये, तो ये पहला विकल्प तो सही हो जाएगा। दूसरे विकल्प को देखेंगे, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है। जी बिल्कुल नहीं, जन्म के समय ये निर्धारित नहीं होती है। सी नंबर है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। इसमें दिया मानकीकृत परीक्षणों से, बुद्धि को मापने के लिए एक फार्मूला भी दिया हुआ है। उस फार्मूले के द्वारा हम बुद्धि को माप सकते हैं कि कितने % है, जिसको टर्मन ने दिया है। डी नंबर है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। ये बिल्कुल नहीं है, मतलब कि पहला जो विकल्प होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसके बारे में कुछ डिटेल भी हैं, जैसे जो दिया हुआ है बुद्धि बहुआयामी है, या बुद्धि के बारे में जो कहा गया है कि क्या एकदम सही है। तो स्टोडार्ड एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की क्षमता है जिनकी विशेषताएं कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययिता, किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता, सामाजिक मान और मौलिकता की उत्पत्ति और कुछ परिस्थिति में वैसी क्रियाओं को करना जो शक्ति की एकाग्रता तथा संवेगिक कारकों का प्रतिरोध दिखाती है। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है, इसलिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। 19 नंबर, रूही हमेशा समस्या के एकाधिकार समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। इसमें है एकाधिकार समाधानों के बारे में सोचना। कौन सा विकल्प सही हो सकता है। एकाधिकार समाधान के बारे में सोचना मतलब सृजन करना, यानी कि सृजनात्मक विचार करना, उसके गुण को प्रदर्शित करती है। 20 नंबर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो इसमें जो डी विकल्प हमारा है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ये 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। 21 नंबर देखेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों, वंचित समूह से मतलब जो किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, शिक्षा से दूर हो जाते हैं, उनकी सहभागिता कम होने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए कि बच्चे अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। तो अगर हमें ये देखना है तो इसके लिए विकल्प को अगर देखा जाए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। देखिए इसमें कहा गया है शिक्षक के बारे में कि शिक्षक को अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। मतलब कि जो बच्चे शिक्षण संबंधी से जो वंचित हो जाते हैं, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि शिक्षक की जो पढ़ाने की गुणवत्ता है वो
कुछ सही नहीं है। इसलिए उसको अपनी शिक्षण व्यवस्था पर विचार करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए और बच्चों की जो सहभागिता है वो उसमें सुधार करने के लिए कुछ नए तरीके ढूंढना चाहिए ताकि बच्चे सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। 22 नंबर है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं होना है। तैयार नहीं करना चाहिए, निगेटिव हमें सोचना ही नहीं है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, इसमें कभी कभी का कोई नाम ही नहीं होना चाहिए। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, बिल्कुल सही। जो समावेशी कक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को हम क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। वैफल्य, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन वैफल्य का मतलब होता है डिसलेक्सिया, पढ़ चुके होंगे डिसलेक्सिया। ये डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि बच्चों में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता का प्राथमिक लक्षण। अगर डिसलेक्सिया हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको पढ़ने में दिक्कत होगा, धारा प्रवाह पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा। यानी कि जो डी विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता को हम क्या कहते हैं? पठन वैफल्य या डिसलेक्सिया कहते हैं। 24 नंबर, क्योंकि संज्ञान का मतलब है संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उनका रूपांतरण, विस्तारण, संग्रहण, पुनर्लाभ तथा उसका समुचित प्रयोग करना, ये होता है संज्ञान। और संवेग का मतलब होता है उत्तेजित अवस्था में होना। यानी कि संवेग में बच्चे उत्तेजित अवस्था में हो जाते हैं और संवेग में शारीरिक परिवर्तन भी होता है। इस परिवर्तन से बालक के बारे में यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि बालक क्या और कैसा अनुभव कर रहा है, अतः संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे में सन्निहित हैं। 25 नंबर है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसमें बी विकल्प है यंत्रवत याद करना, बिल्कुल नहीं होगा, याद करने वाली प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। प्रबलन, ये भी नहीं हो पाएगा। अनुबंधन द्वारा आयोजित, ये भी नहीं होगा। इसमें पहला विकल्प एकदम सही है क्योंकि इसमें अवबोधन की प्रक्रिया पर एकदम से ये केंद्रित है संरचनावादी ढांचा। 26 है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में? तो पहला विकल्प है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, बिल्कुल सही है। बी विकल्प है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल अनदेखा हम नहीं कर सकते। बच्चों को दंडित करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसमें पहला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। 27 है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र, छात्र केंद्रित का मतलब होता है कि छात्रों के अनुसार चलना, मतलब कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। छात्र केंद्रित का मतलब होता है कि पूरी तरह से बच्चों के अनुसार कार्य करना। इसीलिए कहा गया है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, मतलब जिस हिसाब से बच्चों का अनुभव है उसी के अनुरूप हमें शिक्षा देना। क्योंकि बच्चे का अनुभव कम है, उसके बारे में जानकारी कम है, अगर उसको हम और हाई लेवल की जानकारी देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चों के अनुभवों की प्रमुखता देना ही क्या कहलाता है? छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र कहलाता है। 28 है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार विकल्प देखेंगे। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। अभी बी विकल्प को भी देख लें। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। पुनरुत्पादन एवं स्मरण, स्मरण देखा जाए तो याद करे रहना यानी कि रटे रहना, ये बिल्कुल नहीं होगा।
अधिगम यंत्रवत याद करना, ये भी याद करने की प्रक्रिया ये भी नहीं है, क्योंकि अधिगम का मतलब होता ही है सीखना। तो यहाँ सीखना, ये सीखना है ना स्मरण करना, यानी कि याद किए रहना, सीखने संबंधित होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन, ये भी नहीं होगा। मतलब कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। उनतीस, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। तो इसमें विकल्प को देखा जाए तो पहले विकल्प में दिया हुआ है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अवधारणात्मक समझ के बजाय वो कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान के पर ध्यान केंद्रित करे, ऐसा नहीं होगा। बी नंबर है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। इसमें दिया है अवधारणात्मक जो परिवर्तन है उसको प्रोत्साहित करने के लिए। जी हाँ, प्रोत्साहित करने के लिए यही किया जाता है कि बच्चों को एक स्पष्ट उदाहरण दिया जाता है और एक गैर उदाहरण दिया जाता है। जब दोनों तरह के उदाहरण देंगे तो क्या होगा, उनकी जो अवधारणा है वो क्या होगा, एकदम प्रोत्साहित हो जाएगा कि गलत को और सही को एकदम अलग अलग कर देगा, अंतर कर देगा। सी है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। बिल्कुल नहीं, भ्रांति तो नहीं उत्पन्न होगा, बल्कि और स्पष्ट कर देगा वो। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। अभाव तो बिल्कुल नहीं पैदा होगा, अभाव का मतलब कमी होता है। तो बी विकल्प हमारा एकदम सही है। 30वां और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देना का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चों को हम लगातार पुरस्कार देंगे व उनको दंड देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखा जाए तो उनकी जो मनोबल होता है वो कम हो जाता है। तो विकल्प में देखेंगे, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। पुरस्कार देना ठीक बात है, परंतु अगर बार बार उनको पुरस्कार ही देते रहेंगे तो उनके मन में ये आ जाएगा कि हम और आगे जा चुके हैं, यानी कि उनके अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए ना तो उनको ज़्यादा पुरस्कार ही देना चाहिए और ना ही दंड देना चाहिए। दंड देने से उसका मनोबल कम हो जाएगा, उसके मानसिक दबाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए उसको ना तो पुरस्कार ही लगातार देना चाहिए और ना ही लगातार दंड ही देना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चों में जो स्वाभाविक अभिरुचि है वो और जिज्ञासा यानी कि सीखने की जो जिज्ञासा है वो कम हो जाएगी। बाहरी अप्रेरणा कम होती है, ये बिल्कुल गलत है। आंतरिक अप्रेरणा बढ़ती है, ऐसी कोई बात नहीं है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, निपुणता पर वो ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा पुरस्कार भी नहीं देना चाहिए और ना ही ज़्यादा दंड देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। ये हमारा आज का जो 30 क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद और भी वीडियो लेकर के आऊँगा सीटेट से संबंधित। तो सीटेट में बाल विकास व शिक्षा शास्त्र कंप्लीट हो गया 30 क्वेश्चन। इसके बाद भी लेकर के आएंगे जो भी होगा शिक्षा शास्त्र व बाल विकास से संबंधित प्रश्नों को। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ कमी हो या अपना सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ अपना कमेंट या सुझाव ज़रूर डालें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों को लाभ हो सके।